साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी क्लास 12 की अर्थशास्त्र पुस्तक की यह सेकंड क्लास है। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। उस कक्षा में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। J.N. कीन्स, जॉन नेवले कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र की विस्तृत वर्णन किया है। साथियों, J.N. कीन्स, जॉन नेवले कीन्स एक अलग अर्थशास्त्री है और जॉन मेनार्ड कीन्स एक अलग अर्थशास्त्री हैं। ये दोनों अलग अलग अर्थशास्त्री हैं। जॉन नेवले कीन्स का संबंध अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के वर्णन से संबंधित है। अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और अर्थशास्त्र कला के रूप में। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम विज्ञान की परिभाषा जानना जरूरी है। विज्ञान के अंतर्गत वह अध्ययन जो क्रमबद्ध, तथ्यपरक व तार्किक होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियम भी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा व्यवहार में देखा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र में नियमों को नियम के माध्यम से प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र के भी सिद्धांत और नियम हैं जिनका प्रयोग लोगों के व्यवहार में किया जाता है। जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, लगान, ब्याज व मजदूरी के सिद्धांत आदि। मांग के नियम में हमने देखा है, हम जानते हैं कि मांग में के नियम की वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सामान्यतया उस वस्तु की मांग घट जाती है। यह एक नियम होता है जो लोगों के व्यवहार में हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। इसी तरह से हम अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तार्किक है, क्योंकि निगमन विधि में तर्क के आधार पर अध्ययन किया जाता है। निगमन विधि में तर्क के आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तार्किक है। और अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तथ्यपरक भी है, क्योंकि आगमन विधि में तथ्यों अर्थात आंकड़ों व समांकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र की अध्ययन की पद्धति तार्किक और तथ्यपरक दोनों हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। अर्थशास्त्र यथार्थमूलक विज्ञान के रूप में, यथार्थमूलक विज्ञान में हम कारण व परिणाम के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत हम वास्तविक स्थिति के अनुसार अध्ययन करते हैं, अर्थात वर्तमान स्थिति क्या है के ऊपर अध्ययन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल वस्तु की कीमत में कमी में से मांग मात्रा में वृद्धि, यह वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। अर्थात अर्थशास्त्र यथार्थमूलक विज्ञान के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। इसका सेकंड पार्ट है अर्थशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में। मूल्य के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में मूल्य के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होना चाहिए की अवधारणा पर अध्ययन किया जाता है। अच्छे या बुरे का अध्ययन अमीरों पर अधिक व गरीबों पर कम कर लगाना, ये भी आदर्शमूलक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अतः अर्थशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में भी है। अब हम नेक्स्ट इसमें अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र कला के रूप में। कला के अंतर्गत कार्य को सर्वोत्तम व श्रेष्ठ तरीके से करने की विधि होती है। अर्थशास्त्र कला के रूप में है। आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर की जा सकती है। इसमें क्या होना चाहिए की प्राप्ति क्या है के आधार पर की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर कर सकते हैं। आर्थिक नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग कर आर्थिक समस्याओं को दूर करना, जैसे गरीबी दूर करना, अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम संतुष्टि, बेरोजगारी घटाना आदि, ये सभी अर्थशास्त्र कला के रूप में होने के तथ्य हैं। अब हम आर्थिक नियमों की कमियां, अर्थशास्त्र कुछ नियमों के ऊपर आधारित है, उसमें कुछ कमियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो कमी है, पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। अर्थात इसके जो भी नियम हैं उनका प्रयोगशाला में जांच संभव नहीं है।
इनकी प्रयोगशाला समाज ही है, अतः समाज ही इनकी प्रयोगशाला है। अर्थशास्त्र में विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। इसके नियम व सिद्धांत कम विश्वसनीय हैं। यह मान्यताओं पर आधारित है। नियमों का सही ज्ञान मान्यताओं पर निर्भर करता है। अगर हम इन नियमों में मान्यताओं का उल्लेख नहीं करते हैं तो वह नियम संभवतः असफल सिद्ध होता है। अब हम इनकी मान्यताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मान्यताएं जो होती हैं, हर नियम में मान्यताओं को आधार माना जाता है। कुछ मूलभूत आवश्यक बातें, दशाएं या शर्तें होती हैं जिनका नियम व सिद्धांत के सत्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। अगर आवश्यक बातें, दशाएं और शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वह नियम और सिद्धांत पूरा नहीं हो पाएगा। इन शर्तों को, दशाओं को दिया हुआ माना जाता है। अर्थशास्त्र की प्रमुख मान्यताएं। पहली मान्यता है अन्य बातें समान रहने पर। अर्थशास्त्र में अन्य बातों को समान मान लिया जाता है। यहाँ पर केवल वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, जनसंख्या आदि तथ्यों को यहाँ पर समान मान लिया जाता है। सेकंड, इसकी जो मान्यता है वह है आर्थिक इकाई की विवेकशीलता। यहाँ पर जो आर्थिक इकाई होती है वह विवेकशील होता है, अर्थात एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करेगा तो वह उस वस्तु की चुकाई गई कीमत से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रकार एक उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करेगा कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस तरह से आर्थिक इकाई की विवेकशीलता देखी जाती है। इसमें आर्थिक मानव इसकी मान्यता में निर्भर करता है। साम्य या संतुलन की आरंभिक दशा। अर्थशास्त्र में यह मान्यता है कि हम किसी भी नियम या सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसकी आरंभिक दशा साम्य या संतुलन की होती है, वहाँ से शुरू करते हैं हम उस नियम का अध्ययन। अगली जो विशेषता है, विशेष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं से संबंध होता है। अर्थशास्त्र की मान्यता में जीव का संबंध जीव विज्ञान व भूगोल से भी है। अब तक हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में अध्ययन किया। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, और उसके बाद हमने अर्थशास्त्र की मान्यताओं का अध्ययन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अब हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आजकल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक व एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जब भी हम किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, चाहे वह एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाए, एक उत्पादक का अध्ययन किया जाए या फिर एक फर्म विशेष का अध्ययन किया जाए, उसे हम अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अर्थशास्त्र का दूसरा जो क्षेत्र आता है वह है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, एक देश के आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के समूह के आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन किया जाता है। अब इस तरह से हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के अंतर देखा। इनका विशेष अंतर दोनों में अगली कक्षा में हम देखेंगे। अब हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की ये दो क्षेत्र हैं जिसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण और आर्थिक कल्याण आदि का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम एक उपभोक्ता के द्वारा जो जिस कीमत पर, जिस मात्रा पर उपभोग किया जाता है उसका हम उपभोग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से एक उत्पादक द्वारा जिस अनुपात में, जिस कीमत पर, जिस आधार पर उत्पादन किया जाता है उसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह एक उपभोक्ता द्वारा और एक उत्पादक द्वारा क्रय विक्रय की गई इकाई का हम विनिमय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसी तरह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी साधन लगे हैं, भूमि, श्रमिक, साहसी और पूंजी, उन सभी के प्रतिफल में
जो प्राप्त होता है उनका जो प्रतिफल होता है उनका वितरण किस तरह से किया जाता है, इसका अध्ययन हम वितरण में करेंगे। और वितरण होने के बाद में उत्पादनकर्ता और उपभोगकर्ता का कल्याण हुआ या नहीं, इसका अध्ययन हम आर्थिक कल्याण में करेंगे। इसी तरह से हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक राष्ट्र में वहाँ की राष्ट्रीय आय व रोजगार का स्तर का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर सामान्य कीमत स्तर क्या है इसका अध्ययन करेंगे। फिर उस राष्ट्र में आर्थिक विकास के स्तर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जो वितरण किया गया है साधनों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमने आज की क्लास में अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसके क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन किया। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के मध्य जो अंतर का अध्ययन करेंगे। साथियों, यह क्लास कैसी लगी? आशा है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे याद भी कर रहे होंगे और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आसानी से रिवीजन कर सकें। रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए जो भी क्लास आपको उपलब्ध करवाई जाए उसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।